तुझे देखा तो ये जाना सनम। ऐ मेरा गाना, मैं गाना क्यों गा रही हूँ यार, तुम लोग के कान फट जाएंगे, फिर कानों से खून निकलेगा, फिर ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी, है ना। चलो पढ़ते हैं, इससे बेहतर है ना। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो सेल ऑर्गेनेली है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं ER। तो ये है क्या, नेटवर्क ऑफ सब मेम्ब्रेन शीट्स। तुम लोग एनसीईआरटी में जो डायग्राम है देखा, इसलिए गाना नहीं गाती मैं, इतनी अच्छी सिंगर हूं ना, गाना गाते ही मेरा गला खराब हो जाता है, इसलिए गाती नहीं हूँ। अगर किसी ने फिर मुझे सिंगर अपॉइंट कर लिया तो क्या होगा, है ना, फिर कौन पढ़ाएगा। ओके चलो, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तुम लोग के एनसीईआरटी में जो डायग्राम है, एक प्लांट सेल का डायग्राम दिया हुआ है, एक एनिमल सेल का, ठीक है। एनसीईआरटी बार बार बोल रही हूँ, एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है, लेक्चर देख के एकदम वर्ड टू वर्ड पढ़ना, ठीक है। तो उस डायग्राम में देखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे लेवल किया हुआ है, या फिर तुम लोग गूगल पे सर्च करके देखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पिक, ठीक है, बहुत अच्छे से आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि ये सब चीजें जो है ना, वो 3D एनिमेशन में देखा करो, जो साइंस है उसको पढ़ के तुम लोग ऐसे बकवास रील्स देखने से अच्छा है वो 3D एनिमेशन का वीडियोस देखा करो, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा और अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन शीट्स, ठीक है। न्यूक्लियस देखना डायग्राम में दिया हुआ है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमको पता है, मैंने बोला था कि न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन होता है, एक होता है इनर मेम्ब्रेन, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एक ही मेम्ब्रेन होता है, ये भी एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है, लेकिन इसके पास एक ही मेम्ब्रेन है, ठीक है। न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड है, कुछ शीट्स लाइक एक नेटवर्क है, ठीक है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये 2 तरह का होता है, एक होता है RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड द अदर वन इज SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ ER जो होता है, दैट इज RER, RRR नहीं, RER, ठीक है। हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, सेल में जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, प्रोटीन प्रोडक्शन होता है, वो राइबोसोम्स करते हैं, ठीक है। और राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेली है, लेकिन इट इज मेम्ब्रेन लेस, ठीक है। राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रहता है, इसीलिए उसका जो सरफेस है, राइबोसोम छोटे छोटे स्ट्रक्चर ऐसे बिंदु टाइप होते हैं, तो उसके ऊपर रहता है ना, तो इसलिए वो रफ हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम है, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन को प्रोड्यूस करना, और कभी कभी वो ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह भी काम करता है, ये दोनों के लिए प्रोटीन और लिपिड को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। हमको पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड और प्रोटीन से बनते हैं, वो इसी से जाता है, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड और प्रोटीन जाता है, यही लिपिड और प्रोटीन जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायो मतलब लिविंग, मेम्ब्रेन, जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है, ठीक है। बहुत गर्मी है यार। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम क्या है, लिपिड और प्रोटीन प्रोड्यूस करना, और वो कभी कभी इसको ट्रांसफर भी करता है, ठीक है। और भी कुछ काम करते हैं, लाइक कभी कभी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए उसका सरफेस काम आता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। एनिमल में क्या होता है, लिवर सेल में कभी कभी कुछ पॉइजन बन जाते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करने में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही काम आता है, ठीक है। मेन काम क्या है कि उसमें प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और वो लिपिड और प्रोटीन प्रोड्यूस करके फिर सेल में जहां जहां जरूरत हो रहा है वहां पे दे देते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो ये जो कैमरा एंगल है आज का थोड़ा सा मतलब वो हो गया, ठीक है, तो ये हो रहा है, डोंट माइंड, देख लेना क्योंकि क्लियर आ रहा है, तो देख लेना, लेक्चर देखो, ठीक है, लेक्चर पे ध्यान दो। नेक्स्ट इज गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस, अब देखो हमने पहले क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में होता है, अच्छा ये बाद में एकदम से बोल देंगे, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस ये भी प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, और ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली होता है, इसमें भी एक ही मेम्ब्रेन होता है, ठीक है।
कैमिलियो गोल्गी नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये गोल्गी अपैरेटस को डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम हुआ गोल्गी अपैरेटस। तो ये है क्या? ये कुछ मेम्ब्रेन शीट्स का एक नेटवर्क होता है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ मेम्ब्रेन की तरह होता है, और ये जो शीट्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होता है, लाइक दिस ये ऐसे, इसको हम बोलते हैं गोल्गी अपैरेटस। ये एक एक शीट्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, फ्लैट होते हैं, फ्लैटेंड सैक्स बोलते हैं इसको, और एक एक सैक को हम बोलते हैं सिस्टर्ने, ठीक है। तो ये भी एक नेटवर्क ही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह, ठीक है। इसका काम क्या है, ठीक है, इसका काम है स्टोरेज, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड प्रोड्यूस करता है, करके वो गोल्गी अपैरेटस में देते हैं, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस इसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है, अगर मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई करेगा, इसको स्टोर करके रखेगा, और इसको क्या करेगा, पैकेट करेगा इसको, मतलब एक वेसिकल के फॉर्म में इसका पैकेजिंग करेगा, और फिर सेल में जहां जरूरत हो रहा है वहां पे क्या कर देगा, ये ट्रांसपोर्ट कर देगा समझ में आया। कभी कभी क्या करता है गोल्गी अपैरेटस, एक सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर जो बनता है उसमें भी हेल्प करता है। या फिर नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली हम पढ़ेंगे लाइसोसोम, वो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी गोल्गी अपैरेटस काम करता है, मतलब हेल्प करते हैं। मेन काम क्या है, ये सब्सटेंसेस को स्टोर करता है, पैकेजिंग करता है और मॉडिफाई करके फिर ट्रांसफर करता है। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड आया, उस प्रोटीन एंड लिपिड को अगर कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए होगा तो वो करेगा, अगर अभी सेल में जरूरत नहीं है तो वो स्टोर करके रखेगा, और जब जरूरत होगी तब उसको पैक करके फिर वो ट्रांसफर कर देगा जहां पे जरूरत हो रही है, ठीक है। सो ये है गोल्गी अपैरेटस। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है, ठीक है। लाइसोसोम जो है वो भी प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये भी सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली होता है, इसमें भी एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम क्या होता है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन से बनता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आता है ना, उस प्रोटीन से बनता है। इसका काम क्या है, इसमें कुछ बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, अगर कोई सेल में कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट बना, क्योंकि सेल में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा ना, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट या फिर कुछ ऐसा पार्टिकल ऐसे तो सेल मेम्ब्रेन आने नहीं देता है क्योंकि वो बहुत ही सिलेक्टिव है, लेकिन बाय चांस अगर कभी कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ गया तो लाइसोसोम क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। मेनली वो सेल का जो वेस्ट होता है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्यों बोला जाता है, क्योंकि सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, कभी कभी क्या होता है सेल में कुछ ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं या फिर सेल में कुछ गड़बड़ आ जाती है। लाइक क्या होता है, कभी कभी मोबाइल में, सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी आ जाता है, वैसे सेल में कभी कभी कुछ मतलब डिफेक्ट आ जाता है, तो ये जो लाइसोसोम है वो बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होके क्या करता है, पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है, मतलब एक सेल को मार देता है क्योंकि पूरा खत्म हो जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो इसका मेन काम क्या है, समझ में आ गया कि ये जो क्या करता है, एक सेल को क्लीन करके रखता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। कुत्ते इतने क्यों भौंक रहे हैं भाई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो बच्चा जानता है ना, चाहे वो साइंस स्टूडेंट हो, आर्ट स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, इसके ऊपर तो रील ट्रेंड सब कुछ निकल गया है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तुम साइंस के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तुम्हें कुछ आए ना आए, लेकिन ये बात आनी चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये, इसमें भी क्या होता है, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है, उसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होता है। जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना वो फोल्डेड होता है। फोल्डेड क्यों होता है, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा चाहिए, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन होता है। अब ये एटीपी क्या है,
माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है। सेल में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे देते हैं? क्योंकि वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का मतलब है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको एनर्जी करेंसी बोला जाता है। एनर्जी करेंसी का मतलब क्या है? अब देखो ये बॉटल इतने रुपए का है, ये मार्कर मान लिया 50 रुपीज का है, ये बोर्ड मान लिया 200 रुपए का है। तो ऐसे हम रुपए रुपए में क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं। वैसे ही हम क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में इतना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, 2 एटीपी, 3 एटीपी, 4 एटीपी ऐसे प्रोड्यूस है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे 11th में। तो ये एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है एटीपी के फॉर्म में, और वही एनर्जी सेल में जितने भी काम होते हैं उस काम में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देते हैं, ठीक है, एक सेल को। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अब देखो एक और खासियत क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास एक तो डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके अलावा उसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है। हमें पता है एक सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं, आर या फिर कभी कभी बाहर भी साइटोप्लाज्म में भी रह सकते हैं, और डीएनए जो है वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली है, उसके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, तो वो खुद क्या कर सकता है, अपना प्रोटीन कभी कभी प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। तो ये खासियत है बाकी सेल ऑर्गेनेली से माइटोकॉन्ड्रिया का। और ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में रहता है, ठीक है। बहुत गर्मी लग रही है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। जो प्लास्टिड्स है वो ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। और ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके पास भी 2 मेम्ब्रेन होता है, इसके पास भी खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, ठीक है। ये जो प्लास्टिड है ये 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? देखो, क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर्ड प्लास्टिड, कलरफुल प्लास्टिड, और ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस या फिर व्हाइट होता है उसका, ठीक है। जो क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उस क्रोमोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो जो ग्रीन प्लांट्स होता है उस ग्रीन प्लांट्स में कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, जिसके पास क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस शो करता है। कुछ कुछ प्लांट देखना जो ग्रीन कलर का नहीं होता है, येलो कलर का होता है या फिर कुछ और कलर का प्लांट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है लेकिन उसमें क्लोरोफिल वाला नहीं होता, कुछ और कलर वाला होता है, कुछ और पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उसका कलर वैसा होता है। और ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम क्या है? स्टोरेज। ये क्या करता है? स्टार्च, ऑयल ग्रेन्यूल्स या फिर जो प्रोटीन्स होता है उन सबको क्या करता है? ये स्टोर करके रखता है, ठीक है। सो प्लास्टिड समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। अब ये वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स जो है ये भी प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में मैक्सिमम मतलब जगह घेर लेता है। लाइक साइटोप्लाज्म का 50 to 90% वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में बहुत ही छोटा होता है, कभी कभी होता भी नहीं है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा सेंटर में रहता है, लेकिन प्लांट सेल में हमेशा सेंटर में नहीं रहता। कुछ कुछ सेल होता है जहाँ पे वैक्यूल्स बहुत ज्यादा होता है, वहां पे न्यूक्लियस साइड हो जाता है, लाइक न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाता है और पूरा एरिया ऐसे वैक्यूल हो जाता है, ठीक है। वैक्यूल का काम क्या है? वैक्यूल का मेन काम है स्टोर करना, ठीक है। ये बहुत सारे सब्सटेंसेस, प्रोटीन, विटामिन्स या फिर जो भी खाना वाना है, फूड है, स्टार्च है प्लांट का, वो क्या करता है? स्टोर करके रखता है। या कभी कभी वेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या करता है? स्टोर करता है। कभी कभी एक्सेस वाटर को भी स्टोर करता है। तो वैक्यूल का मेन काम क्या है? वो स्टोर करते हैं, ठीक है। और वैक्यूल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने कितने सेल ऑर्गेनेली देखा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, क्या हो गया? उसके बाद देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, ये सारे देखा। इसमें से क्या है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड ये डबल मेम्ब्रेन वाले हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम या फिर अभी जो देखा वैक्यूल, ये सिंगल मेम्ब्रेन है। और जो राइबोसोम है वो मेम्ब्रेन लेस है, ठीक है। समझ में आ गया?
तो ये सारा क्या था, सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में था। अब हम एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, दैट इज सेल डिवीजन, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज सेल डिवीजन। रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था सेल थ्योरी में, जो मॉडिफिकेशन दिया था, दैट इज जो नए सेल होते हैं वो पुराने सेल से बनते हैं, न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, थ्रू सेल डिवीजन। ठीक है, सेल जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब सेल डिवीजन का दो प्रोसेस होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। ठीक है, अब ये कैसे होता है, माइटोसिस और मियोसिस क्या है, हमारे बॉडी में सेल डिवाइड करते हैं, हमें पता है, नहीं तो हमारा ग्रोथ नहीं होता ना। हम जो जाइगोट होता है, जाइगोट से हम ये बने हैं ना, तो कैसे बने हैं, सेल डिवाइड कर रहे हैं इसीलिए तो बने हैं ना। सेल डिवाइड करता है तभी तो ऑर्गेनिज्म का ग्रो होता है। लेकिन सेल किस तरह से, मतलब सेल जो डिवाइड करता है, नए पुराने सेल से नए सेल बनते हैं, ये बोला था सेल थ्योरी में। ठीक है, नहीं तो सेल तो डिवाइड करते हैं, हमको पता है, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, नहीं तो ग्रो कैसे होगा, है ना। अब देखो सेल जो है वो दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। अब ये दोनों क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन का दो प्रोसेस है। ठीक है, हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होता है, या फिर कभी कभी कुछ सेल्स अगर डेड हो जाए, उसको रिपेयर करने के लिए नए सेल्स का फॉर्मेशन होना, बॉडी का ग्रोथ होना, उसके वजह से जो सेल डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, और जो सेक्स सेल्स दैट इज गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए जो सेल डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस के थ्रू। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, दो डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, पेरेंट से दो डॉटर सेल बनते हैं, और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहता है। ठीक है, ये सब डिटेल्स में 11 का एक चैप्टर है, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसमें बहुत ही डिटेल्स में मिलेगा। अभी के लिए इतना जान लो कि जो माइटोसिस होता है वहां पे क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। अगर पेरेंट में 46 क्रोमोसोम है, डॉटर में भी 46 ही जाएगा। ठीक है, दोनों डॉटर में 46 रहेगा। ठीक है, और ये सोमैटिक सेल्स में होता है, मतलब हमारे बॉडी में सेक्स सेल्स के अलावा, स्पर्म और ओवा के अलावा जो भी सेल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल। तो सोमैटिक सेल में माइटोसिस होता है हमेशा, मतलब ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ और फिर डेड टिश्यूज का रिपेयर करने के लिए माइटोसिस होता है। ठीक है, मियोसिस कहाँ पे होता है, मियोसिस सेक्स सेल बनने के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, पहले 1 से 2 बनता है, फिर 2 से 2 करके 4 बनते हैं। ठीक है, सो माइटोसिस में हमेशा पेरेंट से 2 डॉटर सेल बनते हैं, मियोसिस में पेरेंट से क्या बनते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, जितना पेरेंट में होता है उतना ही डॉटर में होता है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। लाइक अगर पेरेंट में 46 है तो जो डॉटर है उसमें 23 करके आएगा, चारों में 23 करके आएगा। ठीक है, हाफ हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये है माइटोसिस। यहाँ पे देखो 2 क्रोमोसोम रेड कलर का दिखाया है, 2 व्हाइट कलर का दिखाया है। तो माइटोसिस में हमें पता है कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और 1 से 2 डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 2 डॉटर सेल बना और यहाँ पे 2 रेड 2 व्हाइट करके है, मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम है। ठीक है, मियोसिस में हमें पता है एक पेरेंट से 4 डॉटर सेल बनते हैं और वहां पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, लाइक इसमें 2 रेड है 2 व्हाइट है, तो इसमें 1 रेड 1 व्हाइट आएगा। फिर ये जो 1 रेड 1 व्हाइट है ये भी आधा आधा हो गया, देखो अच्छे से। ठीक है, तो हमेशा माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, अलग हो जाता, मतलब अलग नहीं, हाफ हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया यहाँ पे खत्म। तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। सबसे पहले हमने पढ़ा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या बोलता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल सेल से बने हैं। नए सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब पुराने सेल से होता है, मतलब डॉटर सेल जो है वो पेरेंट से बनते हैं। सेल का डिस्कवर कैसा हुआ वो भी हमने देखा। फिर देखा कि सारे सेल का साइज एंड शेप भी अलग अलग होता है उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करके। फिर देखा कि सेल जो है वो कुछ कॉम्पोनेंट से बनते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिस, और हमने एक एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में अच्छे से पढ़ा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, प्लास्टिड, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा सेल डिवीजन। ठीक है, तो इतना इस चैप्टर में था। जितना मैंने बोला है उतना अच्छे से लेक्चर सुनो। लेक्चर सुन के उसके बाद एनसीईआरटी बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड पढ़ो, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना मैं हर एक क्लास में बोलती हूँ, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना।
ठीक है। एवरी लेक्चर में मैं बोलती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं होता, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया होता है, तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और खुश रहो, एंजॉय करो, एंजॉय करके पढ़ते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय।